आज की चर्चा में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं भारत में क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी के बारे में। मतलब ये पूरा रास्ता कैसा है, क्या करना होता है। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी फैली हुई है। भारत कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, एडमिशन कैसे होता है, भविष्य में क्या स्कोप है, सब कुछ। तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी में से काम की बातें निकालें और समझे कि भारत कैसे इस फील्ड का एक ग्लोबल हब बन रहा है। और ये देखना दिलचस्प है कि पिछले कुछ सालों में खासकर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भारत एक हॉटस्पॉट बन गया है। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, और इसके पीछे ना कई कारण हैं। एक तो देखिए, हमारी जो घरेलू बायोटेक कंपनियां हैं वो अब ज्यादा रिस्क ले रही हैं। सरकार का भी काफी सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत हो गया है। अच्छा। तो अब भारत सिर्फ दवा बनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बायोफार्मा इनोवेशन में भी एक अहम प्लेयर बन रहा है। और आंकड़े तो कमाल के। मैंने पढ़ा कि 2000 से अब तक CTRI में 94,000 से ज्यादा ट्रायल रजिस्टर हुए हैं। हाँ, और ग्रोथ देखिए, 2019 से 2024 के बीच 80% CAGR। 80%? मतलब हर साल औसतन इतनी ग्रोथ, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसी वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल हब बन गया है। वाह। और इसी तेज ग्रोथ ने, आप समझिए, क्वालिफाइड पीएचडी रिसर्चर्स की जरूरत आसमान पर पहुंचा दी है। सही बात है। तो अब पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं रह गई है, ये एक तरह से जरूरत बन गई है अगर आपको इस फील्ड में लीड करना है, इनोवेशन लाना है। मतलब ऐसे लोग चाहिए जो ये सब संभाल सके, है ना? एग्जैक्टली, जो नए ट्रायल डिजाइन समझे, नियम कानून फॉलो करें और रिसर्च को असल इलाज में बदल सकें। तो ठीक है, अगर किसी को इस फील्ड में पीएचडी करनी है तो उन्हें किन नियमों का ध्यान रखना होगा? ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एक तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हाँ, वो तो पता है। दूसरा है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके। और तीसरा है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनको आप रेगुलेटरी ट्रिनिटी कह सकते हैं। अच्छा, नियामक त्रिमूर्ति। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं, अलग अलग? हाँ, सबका अपना रोल है। यूजीसी जो है वो एकेडमिक साइड देखता है। मतलब कौन एलिजिबल है, पीएचडी कितने साल की होगी, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, कितना कोर्स वर्क करना है, क्रेडिट्स वगैरह। और हाँ, पार्ट टाइम पीएचडी के नियम भी यूजीसी ही तय करता है। ठीक है, ये तो एकेडमिक्स हो गया। और ICMR? ICMR का काम है एथिकल गाइडलाइंस सेट करना। उनकी जो नेशनल एथिकल गाइडलाइंस है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर रिसर्च के लिए, वो सबको माननी पड़ती हैं। इसमें ईमानदारी, पारदर्शिता और जो लोग रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं उनके अधिकार और सम्मान की सुरक्षा पर बहुत जोर है। और फंडिंग भी तो देती है ICMR, जैसे JRF? बिल्कुल। ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF जैसी इंपॉर्टेंट फेलोशिप्स भी देती है, जो फंडिंग का एक बड़ा सोर्स है। और तीसरा था CDSCO, वो क्या करता है? CDSCO हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस का नेशनल रेगुलेटर है। ओके। वो लागू करते हैं न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। इसमें ट्रायल शुरू करने से लेकर रिपोर्टिंग तक हर चीज के नियम हैं। अच्छा। इनका मकसद है कि ट्रायल्स अच्छी क्वालिटी के हों, एथिकल हों और नई दवाएं भारतीय मरीजों तक जल्दी पहुंचें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएचडी करने वाले सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बनते, बल्कि उन्हें इन सारे नियमों को नेविगेट करना भी सीखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्किल इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों जगह बहुत वैल्यूएबल है। सही बात है। अच्छा, तो नियम समझ आ गए। अब ये बताइए कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट तो है मास्टर्स डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दायरा काफी बड़ा है। हाँ। अच्छा, और मार्क्स की कोई कंडीशन है? हाँ, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड मांगते हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए? उनके लिए तौर पर 5% की छूट होती है। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स के लिए। ये यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से है। और मैंने सुना था कि मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कुछ स्पेशल रास्ते भी हैं, मतलब डॉक्टर्स के लिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो रिसर्च है उसके बीच का गैप कम करने के लिए ना, कई बड़े संस्थानों ने खास रास्ते बनाए हैं। जैसे ACIR है या एम्स है। ये संस्थान MBBS डिग्री वालों को भी सीधे PhD के लिए एलिजिबल मानते हैं अगर उनके कम से कम 55% मार्क्स हैं।
अच्छा। और जिनके पास MD/MS या DNB जैसी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है वो तो है ही एलिजिबल। IIT मद्रास का एक प्रोग्राम भी है, PhD प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स। हाँ। इसका मकसद यही है कि फिजिशियन साइंटिस्ट कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो रिसर्च भी करें। ये तो बढ़िया है। और एक और बात, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 4 साल की बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक नया रास्ता खुला है। अगर किसी ने 4 साल की बैचलर डिग्री की है जिसमें रिसर्च कंपोनेंट था और अच्छे ग्रेड्स हैं, आमतौर पर 7.5 CGPA या ज्यादा, हाँ। तो वो भी सीधे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? उन्हें UGC नेट, CSIR नेट, गेट या ICMR JRF जैसी कोई नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी। ये उनकी रिसर्च क्षमता का प्रूफ माना जाता है। ओके, ये भी दिलचस्प है। और ये भी सुना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA भी एलिजिबल हो सकते हैं कुछ केस में। ये कैसे? हाँ, ये दिखाता है कि रिसर्च कितनी इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। कुछ संस्थान हेल्थ इकोनॉमिक्स या हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे एरिया में PhD के लिए CA क्वालिफिकेशन वालों को भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर वो मार्क्स की शर्तें पूरी करते हों। वाह, मतलब फील्ड काफी खुल गया है। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स पर। ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल की फेलोशिप एग्जाम्स यहाँ बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये समझिए कि फुली फंडेड प्रेस्टिजियस रिसर्च करियर का दरवाजा है। अच्छा। ICMR JRF, जिसे अब ब्रेट कहते हैं, या CSIR UGC नेट जैसी फेलोशिप अगर मिल जाए तो 3 बड़े फायदे हैं। बताइए। पहला, 5 साल तक की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टाइपेंड, रहने का भत्ता, रिसर्च का खर्च सब मिलता है। दूसरा, एम्स, जिपमर, XCR लैब्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको रिटन एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, सीधा इंटरव्यू। समझिए एक मास्टर की मिल गई। वाह, ये तो बड़ा फायदा है। और तीसरा, ये नेशनल लेवल पर आपकी काबिलियत का सबूत है। इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मतलब स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले इन नेशनल एग्जाम्स को क्रैक करने पर फोकस करें, बजाय सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। एकदम सही। अगर ये क्रैक हो गया तो आप एक आम एप्लीकेंट से सीधे एक फंडेड सम्मानित कैंडिडेट बन जाते हैं। कौन कौन सी हैं ये मुख्य परीक्षाएं? देखिए, ICMR ब्रेट है जो बायोमेडिकल रिसर्च के लिए मेन है, फिर CSIR UGC नेट है लाइफ साइंसेज में, DBT JRF है बायोटेक वालों के लिए, और गेट या GPAT भी हैं जो IITs और NIPERS जैसे संस्थानों के लिए जरूरी है। और अगर किसी के पास ये नेशनल फेलोशिप नहीं है, तब क्या? तो फिर उन्हें उस इंस्टीट्यूट का अपना एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जैसे एम्स का एग्जाम काफी टफ होता है, मल्टी स्टेज होता है। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQs होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंटल असेसमेंट होता है जिसमें प्रैक्टिकल या लैब स्किल्स देखते हैं। जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती है। ठीक है, तो एंट्रेंस का रास्ता समझ आ गया। अब जरा इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। सही संस्थान चुनना कितना जरूरी है? भारत में टॉप जगह कौन सी हैं क्लिनिकल रिसर्च PhD के लिए? देखिए, सबसे ऊपर तो आते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी INIs। हाँ, ये नाम सुना है। ये पार्लियामेंट के एक्ट से बने हैं, देश के सबसे प्रेस्टिजियस सेंटर माने जाते हैं। इन्हें अच्छी सरकारी फंडिंग मिलती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं और बेस्ट फैकल्टी और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं ये। जैसे एम्स तो है ही। हाँ, एम्स दिल्ली तो टॉप मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है ही देश की। इसके अलावा अब रायपुर, ऋषिकेश, गोरखपुर, कल्याणी में भी नए एम्स खुल रहे हैं और वो भी अपनी रिसर्च कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और PGMR चंडीगढ़ एक और बड़ा नाम है, खासकर कार्डियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और पब्लिक हेल्थ में। जिपमा पुडुचेरी भी एक प्रमुख INI है। और अगर किसी को किसी खास एरिया में इंटरेस्ट हो, जैसे न्यूरोसाइंस या फार्मेसी, तो न्यूरोसाइंस और मेंटल हेल्थ के लिए निम्हांस, बैंगलोर का नाम सबसे ऊपर आता है, वो वर्ल्ड फेमस है। और फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए नाइपर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। खासकर नाइपर मोहाली बहुत जाना माना है। ये तो हो गए INIs और स्पेशलाइज सेंटर्स। इनके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं? कैंसर रिसर्च के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर TMC, ACTREC, मुंबई बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, वेलोर, अपने हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल यूनिट्स के लिए जाना जाता है, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज और ऑन्कोलॉजी में। अच्छा। और ACSIR का मॉडल बड़ा यूनिक है। वो देश भर में फैली CSIR और ICMR की 82 लैब्स का नेटवर्क इस्तेमाल करके PhD डिग्री देता है। ये तो काफी फैला हुआ नेटवर्क है। हाँ, इनके अलावा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन,
जामिया हमदर्द, एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे कई अच्छे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, और ICRI जैसे संस्थान भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाते हैं। तो ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। अब ये बताइए कि ये PhD प्रोग्राम असल में होता कैसा है, कितना टाइम लगता है और इसमें क्या-क्या करना पड़ता है? आमतौर पर ये 3 से 5 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होता है। UGC की गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल लगते हैं। अच्छा, और महिला कैंडिडेट्स और दिव्यांग व्यक्तियों को मैक्सिमम लिमिट में 2 साल तक की छूट मिल सकती है। और इसे हम कैसे बांट सकते हैं? मतलब साल दर साल क्या होता है? मोटे तौर पर पहला साल जो होता है वो फाउंडेशन बनाने का होता है। फाउंडेशन मतलब? मतलब इसमें जरूरी कोर्स वर्क पूरा करना होता है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एथिक्स वगैरह। आमतौर पर 12 से 16 क्रेडिट का काम होता है ये। डॉक्टोरल कमेटी के सामने डिफेंड करना होता है। अच्छा, ये सब पहले साल में ही हो जाता है? हाँ, कोशिश यही रहती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए सभी स्टूडेंट्स रिसर्च शुरू करने के लिए एक लेवल पर आ गए हैं। ठीक है, फिर दूसरे से चौथे साल में? उसमें होता है मेन रिसर्च का काम। इसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना हो सकता है, पेशेंट डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, ये सब। और प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होती है? आपकी प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखी जाती है। आपको एनुअल या सेमी एनुअल रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं अपनी कमेटी को। ओके, और फिर 5वें साल में या जब भी रिसर्च पूरी हो? तब आता है थीसिस लिखने और जमा करने का काम। और जमा करने से पहले प्लेजरिज्म चेक होता है, मतलब साहित्यिक चोरी की जांच। ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर 10% से कम सिमिलैरिटी होनी चाहिए। फिर आपकी थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के पास जाती है। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर एक फाइनल ओरल एग्जाम होता है जिसे वाइवा वॉइस कहते हैं। अच्छा, वाइवा? हाँ, इसमें आपको अपने काम को डिफेंड करना होता है कमिटी के सामने। ये क्लियर होने के बाद ही PhD पूरी मानी जाती है। ये तो काफी लंबी प्रक्रिया है। और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या रोल है? देखिए, क्लिनिकल रिसर्च जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में ना ट्रेनिंग कोई अलग से नहीं होती, वो रिसर्च का ही हिस्सा है। मतलब जब आप प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हैं, ट्रायल का डेटा मैनेज कर रहे हैं, या जहां जरूरी हो मरीजों से बात कर रहे हैं, या एथिक्स कमेटी IAC से अप्रूवल ले रहे हैं, ये सब करते हुए ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा है? हाँ, एक तरह से। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी लैब्स और सबसे जरूरी एक अनुभवी सुपरवाइजर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब जरा एडमिशन प्रोसेस पर वापस आते हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करता है और कितना मुश्किल है इसमें घुसना? हाँ, ये आमतौर पर 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग। वो कैसे होती है? वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेस पर होती है। और जिनके पास नेशनल फेलोशिप है उनका क्या? जैसा हमने पहले बात की थी, जिन्होंने ICMR, BACRIT, CSI, UGC नेट जैसी नेशनल फेलोशिप जीती हैं, उन्हें ज्यादातर टॉप इंस्टीट्यूट्स में यूनिवर्सिटी लेवल का रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता। अच्छा, हाँ, वो मस्ट की वाली बात। हाँ, वो सीधे फाइनल स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जो कि इंटरव्यू या डिपार्टमेंटल असेसमेंट होता है। और बाकी कैंडिडेट्स को? उन्हें पहले इंस्टीट्यूट का अपना रिटन टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर उन्हें अगले राउंड के लिए चुना जाता है। जैसे एम्स में जितनी सीट्स होती हैं, उससे 3 गुना कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए बुलाते हैं। और ये जो फाइनल स्टेज है, इंटरव्यू या असेसमेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, इस स्टेज तक जो पहुंचते हैं उनकी एकेडमिक काबिलियत तो प्रूव हो चुकी होती है। हाँ, ये तो है। तो अब इंटरव्यू का मकसद होता है कैंडिडेट का रिसर्च एप्टीट्यूड देखना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, वो कितना मोटिवेटेड है, और सबसे जरूरी, क्या वो उस डिपार्टमेंट और प्रोग्राम के लिए सही फिट है। फिट से मतलब सिलेक्शन कमेटी ये देखती है कि कैंडिडेट की रिसर्च में जो रुचि है वो डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज और वहाँ चल रहे प्रोजेक्ट से मेल खाती है या नहीं। इसमें अपना रिसर्च आइडिया भी प्रेजेंट करना होता है? हाँ, अक्सर कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो अपने प्रपोज्ड रिसर्च एरिया पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दें, 10-15 मिनट की। अच्छा, उससे क्या पता चलता है? उससे उनकी एबिलिटी पता चलती है कि वो रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लिटरेचर की उन्हें कितनी समझ है, मेथोडोलॉजी के बारे में कितना सोचा है, और अपने आइडियाज को कितनी क्लियरली बता पाते हैं। पैनल ये भी देखता है कि कैंडिडेट PhD क्यों करना चाहता है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। फाइनल सिलेक्शन फिर रिटन टेस्ट अगर दिया है तो,
और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के कंबाइंड परफॉर्मेंस पर होता है। तो मतलब कैंडिडेट को इंटरव्यू से पहले डिपार्टमेंट, फैकल्टी, उनके पब्लिकेशन, फैसिलिटीज, इन सब पर अच्छी तरह रिसर्च करके जाना चाहिए। बिल्कुल, और अपने प्रपोजल को उनकी एक्सपर्टीज से लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी सीरियसनेस दिखती है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं, पैसा। पीएचडी करने में खर्चा कितना आता है और क्या फंडिंग आसानी से मिल जाती है? खर्चे में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे? जो सरकारी संस्थान है, खासकर IINIs जैसे एम्स या PGMER, वहाँ फीस बहुत ही कम होती है, सब्सिडाइज्ड होती है। जैसे मैंने पढ़ा, PGIMR चंडीगढ़ में शायद पूरे 3 साल की PhD की फीस 10-12 हज़ार रुपए के आसपास ही है। बस इतना कम? हाँ, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में फीस काफी ज्यादा होती है। कितनी अंदाजन? वो सालाना 1 लाख रुपए से लेकर पूरे कोर्स की 5 लाख या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। जैसे ICRI की करीब 3.6 लाख, एमिटी यूनिवर्सिटी की शायद 75,000 प्रति सेमेस्टर, IIHMR यूनिवर्सिटी की करीब 4.5 लाख। तो वहाँ एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए होता है। लेकिन फेलोशिप्स इसमें मदद करती होंगी? बिल्कुल, फेलोशिप्स ही फंडिंग का मेन सोर्स है। और जैसा हमने कहा, नेशनल फेलोशिप्स न सिर्फ सारे खर्चे कवर करती हैं, बल्कि प्रेस्टीज भी देती हैं। कितना मिल जाता है इन फेलोशिप्स में? ICMR, JRF जैसी फेलोशिप में 5 साल में कुल मिलाकर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं। 25 लाख? हाँ, इसमें मंथली स्टाइपेंड होता है। JRF के लिए करीब 31,000, SRF के लिए 35,000, HRA मिलता है अगर हॉस्टल में नहीं रहते, और रिसर्च के खर्चे के लिए सालाना ग्रांट यानी 20,000 रुपए भी मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, इसीलिए नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स इतने जरूरी हैं। फ्लेक्सिबल होती है। अक्सर वर्किंग प्रोफेशनल्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है आपके एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ, वो तो चाहिए होगा। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। NOC में साफ लिखा होना चाहिए कि एम्प्लॉई को PhD करने की परमिशन है, उसे कोर्स वर्क, मीटिंग्स, रिसर्च के लिए जरूरत पड़ने पर टाइम ऑफ मिलेगा, और हो सके तो अगर रिसर्च काम से रिलेटेड है तो ऑफिस की फैसिलिटीज यूज करने की परमिशन भी मिलेगी। तो ये NOC लेना पहला स्टेप है। ACR जैसे कई संस्थान पार्ट टाइम ऑप्शन देते हैं। और ये जो डिस्टेंस या ऑनलाइन PhD के एड्स दिखते हैं आजकल, उनका क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि UGC पूरी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन मोड से PhD करवाने पर रोक लगाता है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि PhD खासकर क्लिनिकल रिसर्च जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसमें आपको लैब्स चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज चाहिए, और सबसे जरूरी अपने सुपरवाइजर और साथी रिसर्चर्स के साथ रेगुलर फेस टू फेस इंटरैक्शन चाहिए। ये सब पूरी तरह ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो वो सब वैलिड नहीं है? नहीं, UGC के हिसाब से वैलिड नहीं है। उम्मीदवारों को बहुत सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले UGC की वेबसाइट पर उसकी मान्यता जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पार्ट टाइम वैलिड है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, लेकिन प्योर डिस्टेंस या ऑनलाइन PhD वैलिड नहीं है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। ये फील्ड आगे कहाँ जा रहा है? रिसर्च के नए हॉट टॉपिक्स क्या हैं? ये फील्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ मेन एरियाज जहां आजकल बहुत फोकस है, जैसे एक तो है डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, DCTs, और डिजिटल हेल्थ। मतलब अब ट्रायल्स सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं हो रहे हैं। डिजिटल टूल्स, रिमोट मॉनिटरिंग, पहनने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे क्या फायदा है? इससे ट्रायल्स ज्यादा पेशेंट फ्रेंडली और एफिशिएंट हो जाते हैं। दूसरा बड़ा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा साइंस। AI का क्या रोल है इसमें? AI दवा खोजने की रफ्तार बढ़ाने में, ट्रायल्स के लिए सही मरीज ढूंढने में और रियल टाइम में डेटा एनालाइज करने में मदद कर रहा है। तो अब बायोस्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस का ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। और तीसरा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और रेयर डिजीज। मतलब हर मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से टारगेटेड इलाज बनाना और दुर्लभ बीमारियों पर फोकस करना। और भारत में किन बीमारियों पर ज्यादा रिसर्च हो रही है? भारत में ज्यादातर ट्रायल्स करीब 79% नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs पर हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। ये हमारे देश की बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सही है। और PhD करने के बाद करियर में क्या फर्क आता है?
मतलब मास्टर्स डिग्री वालों से अलग क्या मौके मिलते हैं? हाँ, काफी फर्क है। मास्टर्स डिग्री जैसे एमएससी या एमफार्म आपको आमतौर पर एंट्री लेवल रोल्स के लिए तैयार करती है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, सीआरए, कोऑर्डिनेटर, सीआरसी, डेटा मैनेजर, सीडीएम या मेडिकल राइटर। और पीएचडी के बाद? पीएचडी आपको सीनियर साइंटिफिक और लीडरशिप रोल्स के लिए क्वालिफाई करती है। किस तरह के रोल्स? जैसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या क्लिनिकल साइंटिस्ट, जो रिसर्च टीम को लीड करते हैं, ट्रायल डिजाइन करते हैं। हेड ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस, जो कंपनी के सारे ट्रायल्स मैनेज करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स, जो नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। सीनियर बायोस्टैटिस्टिशियन, जो कॉम्प्लेक्स ट्रायल्स के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स डिजाइन करते हैं। और एकेडमिक्स में? हाँ, यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर या सीनियर रिसर्चर भी बन सकते हैं। और जॉब्स मिलती कहाँ है ज्यादातर? कौन हायर करता है? सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स तो हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CROs। अच्छा। फिर है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनियां, मल्टीनेशनल भी और इंडियन भी, जैसे फाइजर, सन फार्मा। बड़े हॉस्पिटल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जैसे एम्स, PGIMR और सरकारी बॉडीज जैसे ICMR खुद। तो मौके काफी हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, भारत में क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है। इसमें एकेडमिक्स, यूजीसी, एथिक्स, ICMR और कानून CDSCO का एक यूनिक मिक्स है। हाँ, यहाँ अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूशंस, INIs भी हैं और अच्छे प्राइवेट ऑप्शंस भी। नेशनल फेलोशिप बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली भी और एडमिशन के लिए भी। बिल्कुल। ये डिग्री प्रैक्टिकल रिसर्च पर फोकस्ड है, पार्ट टाइम कर सकते हैं पर ऑनलाइन नहीं। और भविष्य डिजिटल हेल्थ, AI, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का है, जिससे पीएचडी वालों के लिए लीडरशिप रोल्स के नए दरवाजे खुल रहे हैं। एकदम सही। और जो लोग इस रास्ते पर सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स। हाँ, बताइए। पहला, नेशनल फेलोशिप को टॉप प्रायोरिटी दें। 6-12 महीने पूरी तरह इस पर फोकस करें। इससे फंडिंग, एग्जाम से छूट और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल सब मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को सही दिशा दें। देखें कि इंस्टीट्यूट्स किस एरिया में काम कर रहे हैं और देश की क्या जरूरतें हैं, जैसे DCTs, AI, NCDs। तीसरा, अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS, MD, तो अपनी क्लिनिकल नॉलेज का फायदा उठाएं। ट्रांसलेशनल रिसर्च पर फोकस करें, मतलब लैब की खोज को मरीज तक ले जाने वाली रिसर्च। एक फिजिशियन साइंटिस्ट बने। सही। चौथा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पहले एक अच्छी डिटेल्ड NOC लें और प्रैक्टिकल रिसर्च टॉपिक चुनें जो आपकी नौकरी के साथ मैनेज हो सके। और पांचवा, लॉन्ग टर्म सोचें। पीएचडी को सिर्फ एक डिग्री ना समझें, इसे लीडरशिप के लिए एक ट्रेनिंग की तरह देखें। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ये थी हमारी कोशिश भारत में क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी की दुनिया को समझने की। उम्मीद है कि इस जानकारी से उन लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी जो इस रास्ते पर विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के मौके हैं, बल्कि देश के हेल्थ केयर सिस्टम में योगदान देने के भी बहुत अवसर हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल्स को बदल रही है, क्या भविष्य के पीएचडी स्कॉलर्स को कुछ ऐसी नई एथिकल और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनके बारे में हमने आज बात भी नहीं की? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर आगे जरूर और बात हो सकती है।